Hello students, welcome to StudyBus, your one-stop solution for preparation of all your MBA exams. I hope all of you are doing well and studying hard for your exams, right? So my name is Kushi and I'm going to teach you the concepts related to LRDI section so that you can ace your MBA exams this year with flying colors. So are you guys ready? So let's get started. But before that, if you're new to our channel, then don't forget to subscribe it and press the bell icon so that you can receive the notifications related to all the important MBA updates and videos. You can also download the StudyBuzz app from Apple Store and Play Store for your MBA preparation as well as follow us on Instagram. Our official handle is @StudyBuzz Education. So now let's move on to the concept which we are going to learn today. In today's video, we are going to discuss an important concept of LRDI, that is charts and diagrams. एंड चार्ट्स एंड डायग्राम का आज हम कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं बार चार्ट. सो प्रीवियस वीडियोस में हमने काफी डिस्कशन किया था अबाउट चार्ट्स एंड डायग्राम्स, जिसमें हमने सीखा था अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. आफ्टर दैट वी प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपसे कैट एग्जाम में पूछे गए थे फ्रॉम अनकन्वेंशनल चार्ट्स, मिक्स चार्ट्स, टेबल प्लस ग्राफ क्वेश्चंस. तो हमने सारे तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे. सो नाउ वी विल गोइंग टू लर्न बार चार्ट. सो बार चार्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, जब से हमने चार्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू करा था. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू आई गेस नो कि बार चार्ट में एक बार्स आपको दिए जाते हैं ग्राफ के फॉर्म में, एंड जिसमें आपको एक्स एक्सिस में कुछ डेटा गिवन होता है, वाई एक्सिस में कुछ डेटा गिवन होता है, एंड उसी को आपको एनालाइज करते हुए अपने चार्ट को रीड करना होता है एंड उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद इट, राइट? सो आई थिंक इसको ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं. सो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं एंड देन अंडरस्टैंड करते हैं कि बार चार्ट के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर इज द क्वेश्चन जो कि कैट एग्जाम में पूछा गया था आपसे इन द ईयर 2021. ठीक है. अब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करो. ट्राई टू रीड द ग्राफ, एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपको किस तरीके से डेटा दे रखा है, उसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो एंड देन रिज्यूम करो वीडियो को एंड हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. सो आपको हॉरिजॉन्टल बार्स दिए गए हैं एज इन द बिलो डायग्राम, and these bars represent the 2020 aggregate sales in millions, ठीक है, of a company for different subcategories of the products. तो आपको जो स्टार्टिंग की 4 कैटेगरीज दिख रही हैं, दैट इज बुक केस, शेयर्स, फर्निशिंग्स एंड टेबल्स. ये पार्ट है द प्रोडक्ट कैटेगरी ऑफ फर्नीचर. ठीक है. एंड इफ यू लुक एट द बॉटम 4 कैटेगरीज, दैट इज एक्सेसरीज, कॉपियर्स, मशीन्स एंड फोन्स, ये पार्ट है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कैटेगरी का. एंड बाकी जो बीच में कैटेगरीज बच गई हैं, दैट इज बाइंडर्स, आर्ट, अप्लायंसेस, एनवेलप्स, फास्टनर्स, ये सब क्या है? ये सब है आपकी ऑफिस प्रोडक्ट कैटेगरीज. ठीक है. तो इन डिफरेंट सब कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है 3 डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में. आफ्टर दैट आपको बताया हुआ है कि ऑल दीज वर्टिकल बार्स जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक ग्राफ के ऊपर आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, राइट? सो दीज वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ दिस कंपनी इन द ईयर 2019. ठीक है. सो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपको मेंशन है. एंड आई होप आपको इस इन्फॉर्मेशन को रीड करके ये भी समझ आ गया कि ग्राफ में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है. तो बेसिकली आप करना है इज दैट कि या तो आप सीधे ग्राफ को देखो, बिकॉज ज्यादा डिफिकल्ट है, या अपने ग्राफ को देख के भी सीधे अपने सब क्वेश्चंस पे आओ और उनको आंसर करना शुरू करो. ठीक है. और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आप इस इन्फॉर्मेशन को जो कि आपको ग्राफ में मेंशन है, आप उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड आफ्टर दैट अपने क्वेश्चंस को आंसर करो. अब मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन होती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ हो, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, उससे एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, बिकॉज आई फील मोर कन्वीनियंट व्हाइल अरेंजिंग माय डेटा इन सिस्टमैटिक एंड टेबुलर फॉर्म. और उसके बाद मैं अपने क्वेश्चंस को फटाफट आंसर कर लेती हूँ. तो वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, आप वो करिए. अगर आप ग्राफ को देखिए फटाफट क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो. और अगर आप चाहो तो मेरी तरह आप टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को कन्वर्ट करके देन क्वेश्चंस को आंसर करो. ठीक है. सो दैट इज अप टू यू. बट फॉर द लर्निंग पर्पस मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस डेटा इन दी टेबुलर फॉर्म एंड देन आप उस टेबुलर फॉर्म से अपने क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हो वो तो आपको आता ही है ऑलरेडी. ठीक है. बट हम वो भी सीख लेंगे. सो लेट्स क्रिएट अ टेबल. So these are the tables which you guys can create. So the blue table is for the furniture product category, red table is for the technology product category, and the yellow table is for the office product category. ठीक है. And since हमें 2 years का data mention है, that is sales data for the year 2019 and 2020. ठीक है. Now let's look at the graph. अब क्या करते हैं, जो भी हमें सब कैटेगरीज का जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है for the 2019 and 20, उसको नोट डाउन करना शुरू करते हैं एक करके. ठीक है. If you look at the book case, so you can say that जो book case है आपका, it is lying between 2 and 2.5, right? तो we can say कि it is somewhat around 2.2, because 2.3 से भी थोड़ा कम लग रहा है मुझे. I can say कि approx से 2.2 है. एंड अगर मैं 2019 की सेल्स देखूं इन द केस ऑफ बुक केस,
So I can say कि it is less than 2 and very much closer to 2. I can, it is 1.9. ठीक है. So let's note down this. So in case of 2019 book case में जो sales है it is 1.9 and जो आपकी 2020 में sales है it is approx 2.2. ऐसे जो भी आपको ग्राफ दिए जाते हैं क्वेश्चन में एंड आपको उसमें क्लियर कट नहीं पता चला कि क्या वैल्यू, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ले सकते हो. ठीक है. बिकॉज ऐसा होता है कि आपको क्लियर वैल्यू नहीं दिखती है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप लेके चलते हो तो आपका आंसर गलत नहीं रहता. थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज होती है बट आपको करेक्ट ऑप्शन जो है मिल जाते हैं वहाँ पे. ठीक है. नाउ लेट्स फिल फॉर द अदर कैटेगरी दैट इज चेयर्स. सो इन केस ऑफ चेयर्स अगर आप देखो तो इट इज straight on the line of 7, and if you look at the sales of 2019, so it is somewhat between 6 and 6.5 and very much closer to 6.2. ठीक है. So हमारी जो sales होंगी in 2019 वो होंगी 6.2 और जो 2020 में sales होंगी वो होगी 7. Now let's fill the data for furnishings. ठीक है. So in case of furnishings जो आपकी sales है in 2020 it is somewhat greater than 2 and very much closer to 2. We can say कि 2.1 है. ठीक है. And in 2019 जो आपकी sales होंगी in furnishings that will be like it is very closer to 2, so we can take it approx 2. ठीक है. So in 2019 the sales are 2 in furnishings. Similarly in case of table, so table में अगर आप देखो तो the sales in 2020 are lying on the line of 4.5, so we can say कि 4.5 जो है million sales हुई है in case of table. And in case of 2019 जो tables में sales हुई है they are less than 4.5 and very much closer to it. So we can say कि 4.4 जो है sales हुई है in 2019. So 4 point. Now let's do the total. टोटल कितनी सेल्स हुई है 2019 and 20 में in case of furniture product category. So if you do the total of 2019 sales, that will come up to 2019 sales होंगी 14.5. And similarly in case of 2020, the sales का total होगा 0.8 million. ठीक है. Now हमारा जो furniture category का table है it is complete. अब technology category का table fill करते हैं. In case of technology, let's start with the accessories. Okay. So in case of accessories, अगर आप देखो in 2020 the sales are less than 4.5 and very much closer to it, we can take 4.4. And 2019 में जो sales होंगी it is greater than 3 and by 0.1, so we can take it 3.1 जो है sales in 2019. So in case of copiers, let's check the data. So in copiers जो आपकी sales है in 2020 they are greater than 4.5, so we can take approx 4.6 हम इसको ले सकते हैं. ठीक है. And in 2019 it is lying between 3.5 and 4, so we can say कि it is somewhat around 3.6. Case of copiers आपकी जो sales हो गया 2019 में वो है 3.6 और जो 2020 में आपकी sales है वो है 4.6. Okay. Now let's check for machine. So in case of machine अगर आप देखो 2020 में जो sales है it is lying between 3 and 3.5. So we can say कि it is approx 3.2. And अगर हम notice करें इसकी जो sales है in 2019 it is greater. ठीक है. तो इसका जो vertical line it is not lying on the bar but above the bar. So we can say कि the 2019 में जो sales है वो है somewhat around 4.1. ठीक है. So let's note it down. Let's note down the data for the category of phone. And in case of phone अगर आप देखो तो इसकी जो sales है it is lying between 7.5 and 8 in the year 2020. ठीक है. So we can take it approx as 7.8. And अगर 2019 की sales check करें तो it is lying between 5.5 and 6. So we can take approx as 5.7. 2019 जो phone की sales है वो 5.7 and 2020 में है 7.8. Now let's find the total of the respective years. So in case of technology product category जो 2019 की sales थी उसका total है 16.5 and 2020 की sales का total है 20. ठीक है. I hope this is also clear to you. Now let's fill the data for the office category. तो ऑफिस प्रोडक्ट कैटेगरी में जो उसका सब कैटेगरी है सबसे पहला वो है बाइंडर्स. ठीक है. अगर आप बाइंडर्स का डेटा देखो तो 2020 में उसकी जो सेल्स है इट इज लाइन बिटवीन 5 and 5.5. So we can take approx 5.3, right? It is very much towards the 5.5. And अगर हम देखें 2019 की sales, so it is lying between 3.5 and 4. So we can take approx as 3.7, 3.7 or 3.6. Let's take 3.6, okay? In case of binders, 2019 में जो sales हुई है वो है 3.6 and 2020 में जो sales हुई है वो है 5.3. ठीक है. अब आप लोगों का काम है कि बाकी जो सब कैटेगरीज बची है इन केस ऑफ ऑफिस आपको इसका डेटा खुद फिल करना है. ठीक है. आपको आई थिंक इनफ आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें डेटा को रीड करना है. अब फॉर योर प्रैक्टिस आप इस डेटा को फिल करो, पॉज करो वीडियो को, फिल करो डेटा को एंड आफ्टर दैट रिज्यूम द वीडियो एंड देन मैच योर डेटा विथ माय डेटा. ओके. तो आई होप आप अपने डेटा को फिल कर लिया होगा. नाउ यू कैन मैच योर डेटा विद द टेबल इन द ऑफिस कैटेगरी. ओके. आई होप आप सबका डेटा
मेरे टेबल से मैच हो गया। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा इट्स ओके। अप्रोक्सीमेशन में मैंने आपको जैसे बताया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है हमारे आंसर में, ठीक है। सो नाउ वी हैव फिल्ड द टेबल। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करते हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। सो हियर आर द क्वेश्चंस। अब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो एंड इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक है। आफ्टर दैट रिज्यूम द वीडियो एंड वॉच द सॉल्यूशन। सो आई होप आप सबने क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, the total sales in million in 2019 from the products in office supplies category is closest to। तो आपको बताना है कि ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी में आपके जो प्रोडक्ट का टोटल है इन द ईयर 2019 वो कितना है। लेट्स चेक। सो इन 2019 ऑफिस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट का टोटल है वो है, इट इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्स 13.5। तो वी कैन से कि जो हमारा आंसर है टू क्वेश्चन नंबर 1 इट इज 13.5। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. The percentage increase in sales in furniture category from 2019 to 20 is closest to। तो आपको बताना है कि फर्नीचर कैटेगरी में जो इंक्रीज हुआ है सेल्स वैल्यू में फ्रॉम ईयर 2019 टू 20 वो कितना है। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो यू हैव टू लुक एट द totals of 2019 and 20 in the case of furniture category. So 14.5 and 15.8 में कितना डिफरेंस है, इट इज ऑफ 1.3, right? So 1.3 divided by 14.5 into 100, so approximate value will come out to is 8.96, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है। तो अब आप ऑप्शंस देखो कि कौन सा आंसर आपका क्लोजेस्ट आ रहा है इस वैल्यू से। सो इट इज ओनली ऑप्शन सी दैट इज 8%। तो वी कैन से कि क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 8%। Question number 3. How many subcategories had sales of 4 million or more in 2019 registered an increase in the sales in excess of 25% in 2020? तो आपको देखना है कि किस कैटेगरी में, दैट इज इन ऑल द सब कैटेगरीज। 2019 का डेटा आपको चेक करना, उसमें देखना कि सेल्स किस सब कैटेगरी की 4 मिलियन से ज्यादा है एंड उसमें आफ्टर दैट 2020 में जो उसका इंक्रीमेंट हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है, इज इट 25% से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आप उसको एज आंसर काउंट करोगे। अगर वो 25% से कम है इंक्रीज तो आप उसको अपना आंसर एज अकाउंट नहीं करोगे, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब टेबल को देखते हैं देन इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो इफ यू लुक एट द बुक केस, अगर आप देखो तो इसकी जो वैल्यू है 2019 में इट इज लेस देन 4 मिलियन, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। शेयर्स में इट इज मोर देन 4 मिलियन दैट इज 6.2, बट हमें चेक करना है कि क्या इसका जो इंक्रीज हुआ है 2020 में इट इज ग्रेटर देन 25% और नॉट, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 0.8 का, ठीक है। और अगर 6.2 की 25% वैल्यू निकालते हो तो वो कितनी आनी चाहिए। लेट्स चेक, विल बी अप्रॉक्स टू 1.55, ठीक है। तो 6.2 का जो 25% होता है वो 1.55 के अराउंड आएगा, बट आपका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 0.8 विच इज लेस देन 1.55। तो वी कैन से कि ये तो 25% से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, तो इट मींस इसको हम एज आंसर जो है काउंट नहीं करेंगे। सिमिलर इन केस ऑफ फर्निशिंग्स इट इज लेस देन 4 मिलियन, तो इसको भी आंसर काउंट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ टेबल्स इट इज ग्रेटर देन 4 मिलियन, तो हम इसको एज आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 0.1 मिलियन का जो है आपको दिखेगा इंक्रीमेंट। तो आप खुद सोच के बताओ क्या 25% से 0.1% ही होगा 4.4 का। तो देखिए 0.1 तो काफी ज्यादा कम वैल्यू, बट अगर आपको तो फिर भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 4.4 का 25% कितना होगा। सो इट विल बी अराउंड 1.1, राइट। एंड आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 0.1 का, इट मींस ये भी 25% से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसको भी आप एज आंसर काउंट नहीं करोगे। सिमिलरली लेट्स चेक फॉर एक्सेसरीज। सो इसका जो 2019 में वैल्यू इट इज लेस देन 4 मिलियन, वी विल नॉट काउंट। कॉपीज आल्सो लेस देन 4.4 मिलियन। मशीन जो है आपका 4.1 है, तो इट इज मोर देन 4 मिलियन, तो वी कैन काउंट, ठीक है। पर अगर आप नोटिस करो उसका 2020 में इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अगर फोन्स का चेक करें तो इट इज 5.7 व्हिच इज मोर देन 4 मिलियन, राइट। अब देखते हैं कि इसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो अगर 5.7 का 25% कैलकुलेट करोगे तो उसका इंक्रीमेंट कितना निकलेगा 1.4, राइट। एंड अगर आप देखो 7.8 में से अगर आप 5.7 माइनस करो तो आपका कितना इंक्रीमेंट आ रहा है 2.1। तो अगर आप देखो तो इंक्रीमेंट तो ज्यादा है, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 25%। इट मींस यू कैन काउंट दिस फोन एज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Now let's check for the other categories. So अगर आप देखो binders तो it is less than 4, art it is less than 4, appliance less than 4, envelopes less than 4, fastener less than 4, and अगर आप देखो storage है which is greater than 4, तो let's check इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो इसका इंक्रीमेंट हुआ है that is 0.8, ठीक है। बट चेक करते हैं कि 4.3 का अगर हम 25% निकालते हैं तो अराउंड 1.07 समथिंग, ठीक है। तो अगर आप देखो 1.07 तो 1 से तो ग्रेटर वैल्यू आएगी, और अभी आपका इंक्रीमेंट कितना आ रहा है इसमें 0.8, इट मींस 25% से ग्रेटर वैल्यू नहीं है। इट मींस इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सेल्स है इन 2019 जो 4 मिलियन से ज्यादा है और जो इंक्रीमेंट हुआ 25% से ज्यादा है इन 2020, उसका सिर्फ एक ही केस है, दैट इज फोन इन दी कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट मींस द आंसर क्वेश्चन नंबर 3 इज 1। So answer is 1 here. Now let's read question number 4. The improvement index for a category is the maximum percentage increase in the sales from 2019 to 20 among any four of its categories.
या फिर among any of its categories, and the correct order of categories is increasing order of this improvement index is. So the question here is saying that कि किसी भी कैटेगरी का अगर आपको इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर कैटेगरी का, टेक्नोलॉजी का, ऑफिस सप्लाई कैटेगरी का, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम 2019 टू 20. तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज जिसकी भी सेल्स में होगा, जिस सब कैटेगरी की सेल्स मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज होगा, आप उसको एज अ इंप्रूवमेंट इंडेक्स मान लोगे फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एक्सप्लेन यू थ्रू दी फर्नीचर कैटेगरी, तो इसके अंदर कितने सब कैटेगरीज है? बुक केस है, चेयर्स है, फर्निशिंग्स है, टेबल्स है. एंड सपोज आपने इसका अब निकालना है इंप्रूवमेंट इंडेक्स, ठीक है? तो आप बुक केस का चेक करोगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ सेल्स में, चेयर्स का चेक करोगे, फर्निशिंग्स का चेक करोगे, टेबल्स का चेक करोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि कौन सी ऐसी सब कैटेगरी जिसका जो परसेंटेज चेंज है वो सबसे ज्यादा है. सपोज आपको मिला कि जो चेयर्स है उसका परसेंटेज चेंज है सबसे ज्यादा, तो आप अज्यूम करोगे कि जो फर्नीचर का इंप्रूवमेंट इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी दी परसेंटेज चेंज ऑफ द वैल्यू इन चेयर्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का कैलकुलेट करोगे, चारों का आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज चेंज, एंड आफ्टर दैट यू विल चेक कि कौन से सब कैटेगरी का जो है मैक्सिमम परसेंटेज चेंज हुआ है, एंड आप उसको अज्यूम कर लोगे द इंप्रूवमेंट इंडेक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सेम गोस विद द केस ऑफ ऑफिस सप्लाईज. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट इट. सो लेट्स चेक द केस ऑफ फर्नीचर. सो बुक केस में आप देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इट इज अराउंड 0.3. ठीक है, 0.3 का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है. शेयर्स में अगर आप देखो तो इसमें आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है 0.8 का, एंड अगर आप देखो फर्निशिंग्स में इसका इंक्रीमेंट है 0.1, एंड टेबल्स में भी 0.1 है. तो अगर आप नोटिस करो 0.1 तो मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो आप फर्निशिंग्स और टेबल्स को सीधा डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो. एंड अगर आप चेक करो अब कि बुक केस में जो है उसका इंक्रीमेंट है 0.3 का, एंड चेयर्स का 0.8. अब आप देखो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, आपको दिख रहा है कि 0.8 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है. दैट मींस हमारा जो फर्नीचर का इंप्रूवमेंट इंडेक्स होगा वो 0.8 होगा. बट गाइस रिमेंबर इट, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, आपको सिंपल वैल्यू चेंज नहीं निकालना है, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है. सो अगर आप नोटिस करो कि इन केस ऑफ बुक केस जो इंक्रीमेंट है 0.3 का है, एंड इसका जो डिनोमिनेटर इट इज 1.9, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है. तो हमने सीखा कि जब भी किसी परसेंटेज चेंज में डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसका परसेंटेज चेंज उतना ही ज्यादा आता है. बट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग हमें दोनों का चेक करके देखना चाहिए कि किसका इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है, वेदर इट इज 0.3 बुक केस का है या फिर चेयर्स का है. ठीक है, लेट्स चेक. जब आप इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि जो बुक केस का परसेंटेज चेंज है वो अप्रॉक्स 15% है, एंड चेयर्स का जो परसेंटेज चेंज है वो अप्रॉक्स 12% है. दैट मींस इन केस ऑफ फर्नीचर कैटेगरी बुक केस का जो है इट इज द हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज इस केस में, इट मींस फर्नीचर का जो इंडेक्स है इंप्रूवमेंट इंडेक्स इट इज अबाउट 15%. ठीक है, बट अगर आप नोटिस करोगे आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी, आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा वैल्यू से भी बता पाओगे कि कौन सा मैक्सिमम है इन केस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, बट वो भी सीखेंगे, अभी देखते हैं आगे. अगर आप चेक करो टेक्नोलॉजी में तो एक्सेसरीज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इट इज अराउंड 1.3. ठीक है, 1.3 का इंक्रीमेंट है. कॉपियर्स 1 का इंक्रीमेंट है, दैट इज 4.6 माइनस 3.6. मशीन में अगर आप देखो तो यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप काउंट ही नहीं करोगे. ठीक है, अगर आप 4 का चेक करो तो में जो इंक्रीमेंट आपको दिखेगा इट इज अराउंड 2.1. सो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मुझे दो केसेस में दिख रहा है, एंड दैट इज यहाँ पे एक्सेसरीज में दैट इज 1.3 एंड 4 में दैट इज 2.1. तो इन दोनों का चेक करते हैं. अगर मैं नोटिस करूँ एक्सेसरीज का मुझे बेस कम दिख रहा है, तो हो सकता है मेरा परसेंटेज चेंज जो एक्सेसरीज में ज्यादा हो, और हो सकता है फोन के केस में ज्यादा हो, बिकॉज उसमें भी 2.1 है. इट इज अ वेरी मच हायर वैल्यू इफ वी कंपेयर विद 5.7. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करके देखो. तो एक्सेसरीज के केस में जो आपका परसेंटेज चेंज आएगा इट विल कम अराउंड 41%. ठीक है, अप्रॉक्स 41% होगा, एंड फोन के केस में इट विल बी अप्रॉक्स 36%. तो अगर मैं देखूं एक्सेसरीज का जो है टेक्नोलॉजी के केस में वो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट है, तो आई कैन से कि टेक्नोलॉजी में जो उसका इंप्रूवमेंट इंडेक्स होगा इट विल बी अराउंड 41%. नाउ लेट्स चेक फॉर द ऑफिस फर्नीचर. सो अगर आप देखो बाइंडर्स के केस में कितना इंक्रीमेंट है, इट इज अबाउट 0.6. ठीक है, अगर आप आर्ट के केस में चेक करोगे तो इट इज 0.2. अप्लायंस में इट इज 1.2, एंड एनवेलप्स में इट इज अ डिक्रीज. ठीक है, फास्टनर में आप देखो तो इट इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 0.05, एंड लेबल के केस में 0.1 का इंक्रीमेंट है. इन केस ऑफ पेपर ये तो 0.5 का इंक्रीज है. स्टोरेज के केस में इट इज अ इंक्रीज ऑफ 0.8 का इंक्रीमेंट है. ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है अपना इन केस ऑफ बाइंडर्स एंड अप्लायंसेस. बाइंडर्स में 1.6 एंड अप्लायंसेस में 1.2. सो अगर मैं नोटिस करूँ अप्लायंस की जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दैट इज 1.9 वो कम है, दैट मींस इसका जो परसेंटेज चेंज होगा वो बहुत ज्यादा आएगा. अगर आप देखो 1.2 डिवाइड बाय 1.9 तो उसका परसेंटेज काफी ज्यादा आएगा. दैट मींस ऑफिस के केस में जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इन केस ऑफ अप्लायंस, एंड इसका जो इंप्रूवमेंट इंडेक्स होगा वो अराउंड 63%. ठीक है, तो वी कैन से कि 63% जो है
इसका इम्प्रूवमेंट इंडेक्स है। नाउ अब हमें पता चल चुका है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इंडेक्स। तो आपको देखना है कि इम्प्रूवमेंट इंडेक्स के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इनका। सो एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्नीचर आएगा सबसे पहले, उससे बड़ा है टेक्नोलॉजी एंड उससे बड़ा है ऑफिस। इट मींस फर्नीचर इज टू टेक्नोलॉजी इज टू ऑफिस विल बी दी अरेंजमेंट। ठीक है, सो फर्नीचर इज टू टेक्नोलॉजी इज टू ऑफिस सप्लाई, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। सो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर मैं सेट की बात करूं तो ये एक इजी लेवल का सेट था, ज्यादा उसमें कुछ था नहीं। सिंपल अपने डेटा को ग्राफ से देखकर आपको अपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था एंड आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। ठीक है, अगर आप सोचते कि चलो मैं ग्राफ से कर लेता हूँ, टेबल बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, तो अगर आपने गाइस नोटिस किया, आपको काफी सारी चीजें देखनी पड़ी कि कितना इंक्रीमेंट है, कितना डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीजें भी आएगी, परसेंटेज चेंज बताइए एंड आपको बताना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के। तो वो सब आप कैसे बताते हैं? अगर आप सीधे ग्राफ से देख के कोशिश करते हो, आपको बार बार डेटा को रेफर करना पड़ता। बट अगर आपने डेटा को एक बार टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपको बार बार ग्राफ को रेफर करने की जरूरत ही नहीं थी। एंड सिंस जब हम ग्राफ को देख देख के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमें टाइम भी लगता है, बिकॉज हमें बार बार केयरफुली वैल्यूज को देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो टाइम बचाने का भी एक तरीका है कि टेबल को बना लिया जाए, बड़े आसानी से अपनी वैल्यूज को लिख लिया जाए एंड फिर कुछ भी पूछ लो आप हमसे, परसेंटेज चेंज पूछ लो, एवरेजेस पूछ लो, हम आसानी से बता देंगे, बिकॉज हमें बार बार जो है ग्राफ को रेफर करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि टेबल बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप आपको पूरा सेट समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि अगर आपको परसेंटेज मीन नहीं निकाला तो उसके बावजूद भी आप बता सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, क्या इंक्रीजिंग इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आपको पता चल चुका था कि इन केस ऑफ सब कैटेगरीज में जो फर्नीचर का जो इंप्रूवमेंट इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.3। आपको पता था कि जो टेक्नोलॉजी का केस है उसमें आपका जो इंक्रीमेंट है वो है 1.3 का, एंड इन केस ऑफ अप्लायंस आपका जो इंक्रीमेंट था वो था आपका 1.6 का। ठीक है, अगर आप अब नोटिस करो, जैसे हमने अभी डिनोमिनेटर को चेक करके बताया कि इसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा कि कम होगा, तो वो हम इसके थ्रू भी कर सकते थे। अगर बोलते कि इसमें 0.3 का इंक्रीमेंट हुआ है, 0.3 जो है आपका 1.9 का काफी कम परसेंटेज होता है। ठीक है, एंड अगर आप 3.1 को देखते हैं एंड अगर आप यहाँ पे देखते हैं 1.9 का, सो अब यहाँ पे नोटिस करो 1.9 एंड 1.9 दोनों सेम है इन केस ऑफ ऑफिस एंड फर्नीचर। सो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ वो 1.2 का, दैट मींस इट इज वेरी मच ग्रेटर देन फर्नीचर। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 0.3 का था, तो मतलब वो तो कम है। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट था वो 1.3 का था और उसका बेस भी थोड़ा बड़ा था, तो वी कैन इजिली से कि 0.3 से 1.3 काफी इंक्रीज वाली वैल्यू है एंड ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है इसके बेस वैल्यू में, दैट इज 1.9 और 3.1 में। तो यहाँ से हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे कि हमारा जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा वैल्यू होगी आपकी टेक्नोलॉजी की, एंड क्योंकि 1.9 और 1.2 बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, इसकी वैल्यूज होंगी अराउंड 63%, जो कि हमने परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट, इस तरीके से आप अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ऑल्टरनेट मेथड भी समझ में आ गया होगा। एंड जनरली जब भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं पेपर में, तो हमें ये नहीं होता कि सारा सॉल्व करना, एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है, हमें हमेशा अप्रोक्सीमेशन लेके चलना चाहिए। तो जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चाहे टेबल्स की, चाहे चार्ट्स एंड डायग्राम्स की, तो अपना अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के चला करो कि अप्रोक्स की वैल्यू इतनी होगी एंड वो माइंड कैलकुलेशन करनी होती है वहां पे आपको। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेके चलोगे तो आपके आंसर जो फटाफट आते हैं। So I hope this is clear. Thank you so much guys for watching the video. I hope आपको अच्छी क्लास में मजा आया होगा एंड आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी on this topic. अगर आपको कुछ भी query है related to this topic, then you can contact us through WhatsApp. You can mail us on mystudybus@gmail.com. You can also contact us through Instagram. Our official handle is @studybuseducation. And if you want to learn more about Studybus, then you can visit our website www.studybus.co.in. So all the best guys. Keep working hard and keep doing your best. Thank you and bye.